झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम चर्चा करेंगे रांची शहर में बनने वाले सीवरेज ड्रेनेज प्रोजेक्ट की। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और आज़ाद सिपाही के प्रधान संपादक हरिनारायण सिंह जी। तो हम सर से इस पर बात करते हैं। सर, हर सरकार सुविधाएं देने के नाम पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाती है। उनका कितना फ़ायदा मिलता है तो बात की बात है, लेकिन बीती सरकार ने रांची को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सीवरेज ड्रेनेज प्रोजेक्ट बनाया था। वह प्रोजेक्ट अनियमितताओं की भेंट चढ़ गया और आज तक उसका फ़ायदा नहीं मिला। आज इसी बात पर झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो नगर विकास विभाग है उसमें संतरी से लेकर मंत्री तक लूट में हिस्सेदार रहे। देखिए, जहाँ तक सीवरेज ड्रेनेज की बात है, जी सर। ये कहानी 2005 में शुरू हुई जी जब सिंगापुर की कंपनी मनहट को जी डीपीआर बनाने का काम दिया गया। जी एक भारी भरकम रकम करीब 24 करोड़ रुपये उसको इस काम में दे दिए गए। उसने क्या बनाया नहीं बनाया ये तो विवाद का विषय है। लंबे समय से इस मामले पे विधायक सरजू राय जी आवाज़ भी उठाते रहे, लेकिन उसके जाने के बाद सीवरेज ड्रेनेज बनाने के नाम पर एक कानपुर की एक ज्योति बिल्टेक कंपनी आई और 359 करोड़ रुपए में जी ये काम उसको सौंपा गया करने के लिए। काम शुरू करने के पहले कुछ पेमेंट उसको 5% राशि उसको दे दी गई और ये कहा गया कि आप काम स्टार्ट करिए, जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे हम आपको भुगतान करेंगे। कंपनी ने धीरे 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 कछुआ चाल से उसने काम शुरू किया और पैसे लेती है एक एक करके करीब करीब हमको लगता है कि 216 करोड़ रुपये करीब वो कंपनी ले ली। 216 करोड़ रुपये लेके बैठ गई। वो नहीं कर रहे हैं। जब दबाव पड़ा तो उसने कहा कि ऐसा है कि ये जो हमको जो कहा गया था कि 192 किलोमीटर बनाना है, सब जोड़ के देखा जाए तो ये करीब 600 किलोमीटर हो जाएगा जी। तो इसकी लागत बढ़ेगी। तो ये हुआ कि ठीक है, लागत बढ़ेगी तो बढ़ेगी, काम तो होना चाहिए। तो लागत भी बढ़ाई गई। लागत बढ़ा के 659 करोड़ रुपये कर दिए। 359 की जगह 659 करोड़ रुपये कर दिए। और ये इसको तो उद्देश्य था पैसा खाना, बनाना तो था नहीं। धीरे धीरे करते करते जब 216 करोड़ रुपये जब ले चुकी और काम इसने लगभग हमको लगता है कि कुछ भी नहीं, मतलब 9 के बराबर काम किया था इसने। 40% ही एक सर्वे हुआ, जांच हुई तो पता चला कि 35 से 40% काम हुआ है, लेकिन पैसे उसने 359 करोड़ में 216 करोड़ करीब 70-75% हो जाता, पैसे उठा लिए थे। जब दबाव पड़ा तो ये इनकार कर गई, बोले कि नहीं होगा। तो क्या हुआ, अधिकारियों ने इसको टर्मिनेट कर दिया। देखिए क्या है, इसमें बहुत बड़ा खेल होता है। टर्मिनेट करते हैं, उतना पैसा तो लेके चले गए, राज्य को क्या मिला? पैसे की वसूली की कोई बात नहीं हुई जी। ये बड़ा मतलब हम देख रहे हैं जब से झारखंड बना है तब से, मतलब आउटसोर्सिंग के नाम पे, संगठनों के नाम पे, संस्थाओं के नाम पे लाया जाता है, काम दिया जाता है, कुछ पेमेंट होता है, फिर उसको हटाया जाता है, पानी में पैसा बह जाता है। जी। तो ये 216 करोड़ रुपये लेके भाग गई, टर्मिनेट कर दिया है। और काम तो आपको पता है कि क्या हुआ, माने नरक बना दिया गया। ड्रेनेज सीवरेज के नाम पे जो है जी नरक बना दिया गया रांची को। और आज भी जिस हालत में थी, मतलब स्थिति जो थी मतलब उसी हालत में रह गई। कितना पैसा इसमें पानी की तरह बह गया, काम कुछ दिखाई आपको नहीं पड़ रहा है।
कुछ बना भी इधर उधर से कोशिश भी की गई, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, दवा पड़ा कुछ काम हुआ फिर रुक गया, दवा पड़ा कुछ काम हुआ फिर रुक गया। तो वो मतलब एक अड्डा बन गया, जरिया बन गया था लोगों को उपकृत करने का, पेमेंट करने का। उसके एवज क्यों इतने इंटरेस्टेड होते थे, मतलब उसके अधिकारी क्यों इस तरह से कंपनियों को खोज के लाते थे और क्यों हटाते थे, तो वही बताते। लेकिन ये जरूर है कि जम के उसमें खुला खेल, मैंने खुला खेल फरुखाबादी जो कहते हैं, इस तरह का काम उसमें हुआ है। गजब का, मतलब एकदम हम क्या बताएं कि माने शर्म भी नहीं लोगों को, मतलब कोई रहता आँख में पानी होता तो शर्म भी होता है कि पैसे लेने वाले को भी शर्म नहीं, पैसे देने वाले को भी शर्म इसमें नहीं है। और पूरा का पूरा खामियाजा झारखंड के लोगों को, माने राजधानी के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सर, हमने देखा सीवरेज ड्रेनेज के नाम पे लगभग पूरी रांची में गलियों मोहल्ले की सड़कें खोद दी गई। सीवरेज ड्रेनेज तो नहीं बना, लोगों की ज़िंदगी नरक जरूर बन गई इस कार्य से। लोगों ने उसका ज़बरदस्त परिणाम भुगता, कई जगह एक्सीडेंट हुए, कई लोग चोटिल हुए, लेकिन न तो नगर निगम न ही नगर विकास विभाग ने इस दिशा में कोई काम किया। तो ये जो जनता जो भुगत रही थी पैसे देकर भी, और विभाग जो पैसे दे रहा था लेकिन काम नहीं हो रहा था, तो जिम्मेवार क्यों नहीं तय कर पा रहे थे जिम्मेवारी? देखिए, यही मतलब विडंबना है झारखंड की कि अफसरों की जवाबदेही तय नहीं होती है। अच्छा काम हो गया, पुरस्कार उनको मिलता है, वाहवाही उनको मिलती है, सीना चौड़ा करके वो जाते हैं जी। और अगर काम का भट्ठा बैठ गया जी। काम नहीं हुआ, काम के नाम पे लूट हो गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो संवेदक हैं उनको दोषी मान लिया जाता है और अफसर उनके खिलाफ कुछ खानापूर्ति करके चाहे एफआईआर दर्ज करा देगा या उसको टर्मिनेट कर देगा या कुछ इस तरह की बात करके और अपना इतिश्री कर देता है। ऊपर में मतलब इस जो ये लोग करते हैं अधिकारी, उसके ऊपर भी अधिकारी है, वो भी नहीं पूछता इन लोगों के असल में है क्या, नहीं कहीं ना कहीं एक दूसरे से तार इन लोगों का जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ इसलिए होगा कि इनको झारखंड के प्रति कहीं ना कहीं मोह नहीं है। अगर झारखंड के प्रति मोह होता तो अगर 10 पैसे भी अगर गलत तरीके से खर्च हो रहे हैं, काम अगर नहीं हो रहा है, तो कम से कम लगता है इनको कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। ये लगता भी नहीं है इनको, ये शरीर से यहाँ पे है, मन इनका कहीं और है। एकदम ये सही है, 2-4 अधिकारियों को अगर छोड़ दिया जाए मतलब झारखंड के, तो अधिकांश जितने अधिकारी यहाँ पर है वो सिर्फ शरीर से यहाँ है, मन उनका कहीं और है। यही कारण है कि ये राजधानी में भी मैंने आप सोच सकते हैं कि जब राजधानी में इस तरह का खेल हो, और नाली भी जहाँ था कुछ अगर बनाई गई, कैसे बना है आपने देखा है जी। सड़क जो है 5 इंच नीचे है, नाली 5 इंच ऊपर है। अब सड़क का पानी नाली में कैसे बहेगा? जिस समय ये खोदा सिर्फ पानी, आप कह रहे हैं एक्सीडेंट नहीं हुआ, जगह जगह जो पानी की सप्लाई थी वो पाइप को तोड़ दिया गया, काट दिया गया, कई कई महीने लोगों को पानी बीएसएनएल के केबल काट दिए गए। हाँ, टेलीफोन कनेक्शन मतलब विच्छेद हो गए, बिजली कनेक्शन विच्छेद हो गए, लोगों के पानी का कनेक्शन कट गया जी। लेकिन कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं। और तो और जानते हैं, पता चला आज सड़क बन गई, कल आके उसने कबाड़ दिया पूरी की तरफ, पूरा का पूरा कबाड़ दिया और फिर चला गया, ऐसे ही छोड़ के चला गया। तो ये होता है कि होता क्या है, सड़क बनाने के पहले कभी योजना नहीं बनती। अगर आपको 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ में कोई सड़क अगर बनानी है तो अधिकारियों को देखना चाहिए ना कि जब इस मैंने इसके पहले इसमें और क्या क्या काम करना है। अगर बिजली का पोल हो तो पहले ही उसको हटा दें, तार है तो उसको पहले ही हटा दें, अगर पानी का कनेक्शन हो तो पहले ही हटा दें। पता चले नहीं वो ऐसे ही रहता है, जब बन जाता है कहीं से पानी का पाइप फटता है, रिश्ता है, फिर सड़क खोद दी जाती है, तार जो है कहीं से कटता है, फिर सड़क तोड़ दी जाती है, खोद दी जाती है उसको, फिर जो लोग चले जाते हैं, जहाँ से कहानी शुरू होती है फिर वही चली जाती है। सर, रांची में जल संरचनाओं के साथ जो छेड़छाड़ हुआ उसका लंबा लिस्ट है बाकायदा। पहले 85 करोड़ से हरमू नदी का हुआ,
सौंदर्यीकरण, नतीजा ढाक के 3 पात है, तालाब कंक्रीट के जंगल के रूप में तब्दील कर दिए गए और बड़ा तालाब की तो दुर्गति ही कर दी गई। कुल मिला के सौंदर्यीकरण के नाम पे लूट जो हुई, संगठित लूट एक तरह से कहेंगे, क्योंकि नतीजा कुछ नहीं निकला और तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरमू नदी ये जब उसका काम शुरू हुआ था, बहुत आवाज़ इसमें उठी। नदी के नाम पर नाला का रूप दे दिया गया जी। मतलब जहाँ जो स्थिति थी उसी स्थिति में उसको बांध दिया गया। ये सवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री तक गई थी, तत्कालीन मंत्री तक गया था। निगरानी समिति की बैठक थी, मैंने उसमें एक सवाल भी उठाया था हरमू नदी पे, वो पुस्तिका में दर्ज भी होगा। जब मैंने सवाल हुआ तो उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूछा सीपी सिंह से कि क्या मामला है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ पतला है वहाँ तो पतला ही बनेगा, जहाँ चौड़ा है वहाँ चौड़ा बनेगा, तो जहाँ नाला का शकल है वहाँ नाला ही बनेगा। तो मैंने उस समय भी कहा था कि अगर नाला ही बनाना है तो फिर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है उसमें। पैसे तो नाले के लिए नहीं दिए गए, पैसे तो हरमू नदी के लिए दिए गए, हरमू नदी की रक्षा के लिए किए जाएंगे कि जहाँ मतलब वो हो उसको सफाई करके, जहाँ अतिक्रमण उसको हटा करके उसको ठीक से बनाया जाए। उसमें बहुत लोगों ने पैसे खाए। वो जो ठेकेदार था मैंने इतना गंदे तरीके से उस मतलब लोगों के मुंह को बंद करता था, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सरकार को देखना चाहिए था। आज जाइए देखिए क्या स्थिति तो बजबजा रहा है। आप खुद वहीं चले जाइए, श्मशान घाट के बगल से आप देखिएगा तो प्लास्टिक का ढेर, कचरे का ढेर, मैंने जो एक टूटा फूटा नाला होता है उससे भी बदतर स्थिति बन गई। सरकार को चला गया, झारखंड के लोगों के खून पसीने की कमाई चली गई। अब न वो मंत्री हैं, न वो मुख्यमंत्री हैं, न वो ठेकेदार है। फिर हो सकता है फिर अधिकारी आएंगे, फिर उसमें कोई खेल शुरू कर देंगे। तो उसमें तो लूट का अड्डा बना दे, हरमू नदी के नाम पे लूट का अड्डा बना, मतलब एकदम खूब छूट के लूटा गया उसमें। बना नाला भी नहीं बना है कहीं कहीं। जोर दीजिए, अगर तेज बारिश अगर आएगी, और यही कहते हैं कि अगर किसी दिन प्रकृति अगर रूठ गई और मूसलाधार अगर बारिश रांची में हो गई तो पहाड़ों में क्या होता है, कैसे रातों रात इलाके के इलाके तबाह हो जाते हैं। देखिए ये जरूर होगा। हाँ, बादल फटने से नहीं, पानी का रास्ता, जिस तरह से उन्होंने पानी के मुख को रोका है जी। और जब तेज पानी हुआ तो केदारनाथ बद्रीनाथ में जो पिछले दिनों हुआ था, क्या हुआ था जी, बह गए ना सारे। जब पानी का धार जब ज़्यादा आई तो बादल फटा, पानी जब तेज हुआ, क्या वो प्रलय की जैसी स्थिति हो गई थी। कभी न कभी हरमू नदी भी देखिएगा कि ये मतलब बहुत बड़ा नुकसान करेगी, जान माल का नुकसान करेगी। सिर्फ लगातार बारिश होने दीजिए कभी, अभी तो उस तरह से बारिश हो ही नहीं रही है। पिछले 5-7 साल 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही। अगर मूल स्वरूप में अगर बारिश होने लगी तो बहुत बड़ा ट्रेजिडी बन के हो आएगी। तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए हम जो देखा जा रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनने के पहले कमीशन तय होता है, कमीशन के लिए प्रोजेक्ट बनाया जाता है। ये जो शहर में आपने जो नाली की बात कर रहे हैं, नाला वाला जो प्रोजेक्ट था, तो क्या था, एक सड़क बना दी गई, इसके बाद नाली खोदा गया, फिर नाली बनाया गया, फिर इसके बाद सड़क बनाया गया। ये पूरे राजधानी की बात हम बता रहे हैं आप। छूट के लूटा लोगों ने। और उस ठेकेदार ने, मैं आपको बता दूं कि जिसने इस काम को किया नाली नाला बनाने के नाम पे, वो एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हर महीने 12 लाख रुपया दे रहा था, पार्टी चलाने के लिए दे रहा था। क्या वो काम करे? इतनी बड़ी पार्टी अगर मान लीजिए एक ठेकेदार से 12 लाख रुपया से पार्टी चलाने के लिए हर महीने ले रही थी, तो ये डूब मरने जैसी थी। और उसके नाम पे एक तरह से झारखंड का पूरा ठेका ही कर दिया गया था। वो ठेकेदार तय करता था।
कि कौन, मैंने अगर किसी दूसरे ठेकेदार को भी काम मिल रहा है तो वो तय करता था, और जो काम वो नहीं करता था वही काम दूसरे को दिया जाता था। तो क्या बनाएगा वो, क्या हुआ है यहाँ पे? ये तो मैंने विडंबना है इस राज्य का। बात सिर्फ यही जल स्रोतों तक ही नहीं है सर। डीपीआर, जो फ्लाईओवर के डीपीआर बने, चाहे वो कांटा टोली के हो, रातू रोड के हो या हरमू रोड के हो, करोड़ों खर्च करके डीपीआर बने, लेकिन फ्लाईओवर अस्तित्व में नहीं आए। सरकार ने लंबे चौड़े वादे किए, लोगों, कांटा टोली में तो कई लोगों का घर टूटा, कई लोग विस्थापित हुए वहाँ से, कई लोगों की रोजी रोटी छीन गई, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस समय झारखंड बना था और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने थे, कांटा टोली से बहु बाजार वाली सड़क जो है बनाई जा रही थी। नाम दिया गया था कि ये झारखंड का, मतलब झारखंड की आदर्श सड़क होगी। जी। हम लोगों को याद है एक पत्रकार के रूप में कि जब काम चल रहा था तो वहाँ से जब पत्रकारों ने कुछ नमूने लिए थे कि सड़क पे जूते से जब ठोकर मारा जाता तो सड़क टूट जा रही थी। जी। आदर्श सड़क के नाम अखबारों में ये छपा, प्रमुखता से छपा। खबर पढ़ने के बाद उस समय के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी उसके इंस्ट्रक्शन में निकले और उन्होंने पाया कि नहीं, गलत बन रहे हैं, जो होना चाहिए मापदंड वो नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं याद है कि वो ठेकेदार जिल गया होगा। डांट डपट हुई, फिर काम उसने बनाया, डांट डपट काम फिर उसने किया। जबकि देखिए क्या है, सरकारी काम में अगर आप में काम में लापरवाही बरती है तो सीधा और सीधा आपके खिलाफ मुकदमा होना है, केस होना है, बीच की कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये राज्य है जहां की विधानसभा में आग लग जाती है, नई विधानसभा में आग लग जाती है और ठेकेदार के ऊपर एफआईआर तक नहीं होता है। एफआईआर कराने के बाद में वो समझौता करा देता है, कहता हम बना देंगे। सवाल बनाने का नहीं है, हुआ क्या खेल, क्यों आग लगी, क्या उसमें आपने लगाया था? ये तो घपला हुआ था ना। तो अब ये तो अजीब सी बात हो गई कि यही बात हो गई कि नहीं ठीक है कि कोई किसी की हत्या कर दे, बोल दे कि नहीं छोड़िए ना, हम पैसा दे देते हैं, मुआवजा दे देते हैं, क्या केस नहीं होगा उसके ऊपर? कोई काम आपने किया है, अगर उसमें अनियमितता पाई गई है, एफआईआर हुआ है, तो सिर्फ इसलिए बोले ना हम इसको बना देते हैं, हम इसको ठीक कर देते हैं, इससे काम होता है। ये झारखंड में ये होता है, उस समय हुआ था। अभी आपने कांटा टोली की बात की, मतलब 1.5 साल पहले आपने देखा कि करीब 6 से 8 महीने तक एकदम नरक बना था कांटा टोली, पूरा इलाका। उसी समय रोज जाम होता था। देखिए दुर्भाग्य क्या था, मैंने जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक आरोप लगाया है कि कांटा टोली को इसलिए उजाड़ा गया ताकि क्योंकि वहाँ अल्पसंख्यक रहते थे। यही काम हरमू में भी होना था, लेकिन हरमू में इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ भाजपा के नेता लोग नहीं चाहते थे, उस समय के मंत्री भी नहीं चाहते थे, उस समय के विधायक लोग भी नहीं, सांसद भी नहीं चाहते थे, तो वहाँ नहीं शुरू हुआ, नहीं हुआ। वहाँ पर कांटा टोली को उजाड़ दिया गया और करीब 3-4 महीने तक, 5 महीने तक हम लोग देखते थे वहाँ काम हो रहा था। चारों तरफ से सड़क घेर दी गई थी, लोगों को भारी असुविधा हो रही थी आने जाने में। और अचानक देख क्या कुछ दिन के बाद देखा गया कि अरे वो तो वहाँ से कंपनी गायब हो गई है, मतलब टेंट तंबू सब उखड़ गया है। जी। कितना पैसा लेके गई वो, किसने उसका डीपीआर बनाया था, क्यों काम बंद हो गया, कितना काम, मतलब कितना भुगतान उसको हुआ, उस भुगतान की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इस दूसरा देख लीजिए, बड़ा तालाब का देख रहे हैं, 30 साल से हम दयानंद देख रहे हैं बड़े तालाब। हर 1 साल 2 साल 3 साल में वहाँ आवाज़ उठती है। अभी भाजपा के एक नेता हैं राजीव रंजन मिश्रा, चुन्नू उनको बोलते हैं हम, उन्हें हर साल मतलब उसकी सफाई के लिए परेशान रहते हैं, कभी नगर निगम के पास, कभी किसी के पास, कभी सरकार के पास। सजल चक्रवर्ती को मैंने देखा, उन्होंने एक बार बीड़ा उठाया था कि हम इसको साफ करके रहेंगे। क्या साफ करेंगे?
उसी रूप में था। साफ सफाई करा करके विवेकानंद की मूर्ति लगाई गई। कम से कम विवेकानंद का अपमान तो नहीं किया करना चाहिए था। अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी तो क्यों उसमें बनाना था? सिर्फ इसलिए बना देना था कि कुछ पैसे खर्च कर दिए जाए। जब आपने बनाया, विवेकानंद को जानते हैं क्या है वो? जी। अरे उनके नाम पे तो गंदगी हटा दीजिए वहां पर। उनको देखने जाएंगे, श्रद्धा से प्रेरणा स्रोत लोग मानते हैं। तो विवेकानंद की मूर्ति पे एक बल्ब तक नहीं लगा है पीछे की तरफ। आप जाइएगा रात को तो देखिएगा, चेहरा उनका नहीं दिखाई पड़ेगा। और बड़ा तालाब में एक बार कुछ सामाजिक संगठनों ने मिल करके उसकी साफ सफाई की थी। उससे थोड़ी सी नगर निगम की उसमें भूमिका थी, फिर बाद में वही स्थिति हो गई। और आज इतना मतलब चारों तरफ देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ जलकुंभी दिखती है। और उसमें हाई कोर्ट को संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है जी। और उसने कहा है मतलब आपको नगर निगम कि आप इसकी सफाई कराइए। नगर निगम का संवेदक ही नहीं मिल रहा है। संवेदक क्यों नहीं मिल रहा है, ये सवाल है ना। संवेदक को मिलता था, क्यों नहीं मिलेगा? तो शायद संवेदक इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो या तो वो जितना उसको पैसा चाहिए तो वो अब नहीं मिलेगा, या वो खेल नहीं हो सकता है। किसी काम के लिए संवेदक नहीं मिलेगा, बता दीजिए। संवेदकों की कमी नहीं है, या तो आप उसको जो उचित पैसा वो नहीं देना चाहते, या दूसरा कोई खेल है उसमें। तो ये जो बड़ा तालाब के नाम पे, काटा टोली फ्लाईओवर के नाम पे, रातू रोड फ्लाईओवर के नाम पे, हरमू फ्लाईओवर के नाम पे जो हुआ जी, परेशानी जो हुई लोगों की, खर्च जो हुए सरकार के खजाने से जो खर्च हुआ, हम तो ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं इसकी ऑडिट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देखिए, ये झारखंड बने आज 20 साल हो गए, राजधानी में एक फ्लाईओवर नहीं बना। अब विकास के नाम पे जो आया तभी से विकास की बात हम लोग सुन रहे हैं। तो 2000 से विकास की बात हो रही है झारखंड में, विकास 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 विकास। अरे क्या, जिस राजधानी का क्या विकास कर दिया जहां एक फ्लाईओवर तक आप नहीं बना पाए? इसको तोड़ के उधर कर दो, उसको तोड़ के उधर कर दो, कोई म्यूजियम बना दो, कोई धर्मशाला बना दो, इससे नहीं होता है। इसके पहले आपने देखा था ये जो हज हाउस बना जी, हज हाउस जो बना, एक बार जिस सज्जन ने बनाया था, पूरा का पैसा हड़प गए, खा गए, चूने लगा हज हाउस। जी, दूसरी सरकार आई, दूसरे अधिकारी आए, क्या किया उन्होंने? जिन्होंने बनाया था उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? ठेकेदार के ऊपर हुआ? नहीं हुआ। सरकार का पैसा चला गया। अब आया फिर इन्होंने करके फिर दोबारा बनवा दिया उसको। अरे होना तो पहले ये था कि जिसने बनाया था उसको जेल में डालना चाहिए था। अगर गलत उसने बनाया था, क्यों बिल्डिंग टूट रही थी, क्यों छत चूर रहा था, तो इसके लिए उसके ऊपर FIR करके उसको जेल भेजना चाहिए था। ये नहीं हुआ। फिर अलग तरीके से उसका एक प्रारूप बनाया गया, पैसे खर्च हुए, फिर उसको बना के रख दिया गया। आप देखिएगा 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर हम लोग सुनेंगे साफ सफाई की उसकी व्यवस्था नहीं होगी, उसका मेंटेनेंस नहीं होगा। बनाना तो यहाँ बिल्डिंग तो सरकारी बिल्डिंग है, तो ऐसी ऐसी बनी है कि लगता है महल है, लेकिन उपयोगिता उसकी क्या है? मतलब ये सारी नॉन प्रोडक्टिव हो गई है। कंस्ट्रक्शन के नाम, कंक्रीट के जंगल जो आपने कहा ना, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे क्या नहीं हुआ। ब्लॉक लेवल पे ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बनाई गई, करोड़ों करोड़ खर्च करके, जिला में बनाया गया। है क्या वहाँ पे? पहले तो एक छोटा सा सदर अस्पताल होता था, उसमें भी इलाज होता था, कम से कम लाल दवा तो मिलती थी। कुछ कट फुट जाए तो लोग जाते थे, बैंडेज हो जाता था। आज क्या है वहाँ पर? खर्च क्या किया बिल्डिंग के नाम पे? 25 करोड़ की बिल्डिंग, 30 करोड़ की बिल्डिंग, 50 करोड़ की बिल्डिंग, है कुछ नहीं। नर्स तक नहीं है वहाँ पे, डॉक्टर तक वहाँ पे नहीं है। ये खेल हो रहा है मतलब विकास के नाम पे। और इसमें जब नगर विकास विभाग की ये हालत, तो दूसरे मतलब किससे हम लोग उम्मीद करेंगे कि राजधानी सुंदर होगी, स्वच्छ होगी? इसको देख के ही तो लोग कहीं ना कहीं कुछ करेंगे। हाँ, पुरस्कार लेने की बात होती है, अगर पता चला कि प्रचार उचार करके जैसे तैसे लोग सुनते जरूर हैं, 5वां स्थान मिल गया, 4वां स्थान मिल गया, हाँ सब मिलता है।
वो पता नहीं क्या उसके अंदर खेल है, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन आप दौड़ के देखिएगा तो वही है जिस तरह की स्थिति है यहाँ पे। और देखिए साफ सफाई वाले में 1.5 से 2 साल, उससे ज़्यादा कोई नहीं टिकता है। वो आता है, कोई भी मतलब कंपनी आती है और पूरा का पूरा संसाधन का इस्तेमाल करती है सरकार सब। 1.5 साल 2 साल पैसे लेगी, फिर यहाँ से चली जाएगी, फिर दूसरा कोई आएगा, फिर ऐसे ही करेगा, फिर चला जाएगा। मतलब ये लाना और कुछ दिन के बाद टर्मिनेट करना, लाना और टर्मिनेट करना, ये एक हैबिट सी बन गई है। और हैबिट है, इसमें बहुत बड़ा गेम होता है। या तो फिर किसी के पैरवी पे आप ला रहे हैं, किसी के दबाव में आप ला रहे हैं, या पैसे के खेल के कारण आप ला रहे हैं, तभी तो फेल हो रहा है ना। सर, बीते सरकार के कार्यकाल में रांची नगर निगम में एसएल इंफ्रा और A to Z आई, जिन्होंने शहर के सफाई का ठेका लिया, जिम्मा लिया। लेकिन शहर की सफाई तो क्या हुई, ये पूरा सब लोग जानते हैं। जो काम मूल रूप से रांची नगर निगम को करना था, उसने ठेकेदारों को दिया, और जो उम्मीद थी सफाई की वो हुई नहीं। लेकिन मजदूरों के पैसे लेके ये कंपनियां गई, राज्य सरकार के भी पैसे लेके गई, और सबसे ज़्यादा खामियाजा मजदूरों को उठाना पड़ा। उनको समय पे पैसा नहीं मिला। नतीजा ये होता था कि लगातार हड़ताल होता था, शहर से कचरा नहीं उठता था और जनता परेशान होती थी। अंत में जो सबसे निरीह होती थी वो जनता होती थी, जो झेलती थी, और मजदूर होते थे जिनको काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता था। तो ये व्यवस्था से मोह भंग की स्थिति तो आपको बताया, पहले ही बताया ना कि अगर आप किसी के दबाव में किसी कंपनी को काम अलॉट करेंगे, पैरवी के आधार पर करेंगे, जाहिर सी बात है, अगर दिल्ली की पैरवी है तो यहाँ का कोई क्या कर लेगा जब उसी की सरकार हो। तो पिछली बार जो 2 कंपनियों का नाम लिया आपने जी, A to Z वाला, हाँ, एसएल इंफ्रा और एसएल इंफ्रा वाला, लंबी कहानी है उसकी, पैरवी की लंबी कहानी है उसकी। उसको मतलब बड़े लोग आदेश नहीं दे सकते थे, तो नगर निगम वाले क्या रहेंगे, लेके चला गया वो, और सारा कुछ यहीं का इस्तेमाल किया। हम तो एक बार और, आप एक कार्यक्रम मैंने आपको बताया था कि सेवा के काम में अगर बेईमानी होगी, सेवा के काम में अगर कमीशन होगा, सेवा के काम के महत्व को अगर नहीं समझा जाएगा, तो वहाँ व्यापार होने लगेगा। और ये बाहर के जो लोग आते हैं व्यापार करते हैं। हमें तो सबसे अच्छी व्यवस्था तो ये है कि ज़रूरत के हिसाब से नगर निगम में कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए, उनसे ही काम करवा देना चाहिए। और जिस इलाके की सफाई की व्यवस्था करनी है, उस इलाके की लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। वो इलाके को भी जानते हैं, लोगों को भी जानते हैं, लोग भी उनको जानते हैं। अगर नहीं हुआ तो दूसरे दिन आपके पास कंप्लेन भी चला जाएगा। हाँ, उसमें पार्टी के लोगों को मत लेके आइए, पार्टी के बैनर पे लोगों की नियुक्ति मत करिए, ज़रूरत के हिसाब से युवाओं की नियुक्ति करिए। और ये यहीं की जब युवा जा कर के अगर लगेंगे उसमें ठेकेदार भी यहीं का बने, मेट भी यहीं का बने, कर्मचारी भी यहीं का बने, सुपरवाइजर भी उसका यहीं का हो, तो अच्छा काम हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमने एक बार देखिए पश्चिम बंगाल में हमने देखा था कि वहाँ पे जो जिस समय सीपीएम की सरकार वहाँ हुआ करती थी, तो एक नली भी अगर बनती थी अगर किसी वार्ड में, तो वो वार्ड में जो सीपीएम के लोग होते थे उसको देखने की जिम्मेदारी उसको सौंपी जाती थी। और वो देखता था कि इसमें ईंट 2 नंबर की लग रही है या बालू ठीक से लग रहा है कि नहीं, सीमेंट की मात्रा क्या है, कंक्रीट उसमें क्या दे रहे हैं, छड़ उसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और अगर जो एक पूरा एस्टिमेट होता था, पता होता था लोगों को कि भाई ये इसका ये प्राकलन है, ये चीज़ें इसको डालना, इतना बड़ा सीमेंट मतलब बालू डालना, उसमें इतना सीमेंट मिलाना है, इतना गिट्टी डालना, तो लोग देखते थे वहाँ पे। पहले भी आप देखिए, पहले की योजनाओं में आप गांव में चले जाइए तो लिखा जाता है ये योजना कितनी की है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी लागत क्या है, इसको बनाया किसने, ये इसका उद्घाटन किसने किया, ये क्या था, ये जवाबदेही थी। यहाँ कुछ नहीं है।
यहाँ टुकड़े टुकड़े में काम मिल जाता है। आया, ईंटा लगाया, 10 बोरी बालू में 1 बोरी सीमेंट मिलाया, उसको लगा के चला गया, पानी बहा चला गया उसमें। तो ये मतलब सेवा वाले में अगर इस तरह की बात अगर आप करेंगे बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमको लगता है कि व्यवस्था ठीक यहीं से करनी चाहिए। आप खाली सिर्फ आप नगर निगम की बात मत करिए, तमाम विभागों में जो सेवा के काम थे, अब यहाँ ट्रांसपोर्टिंग के नाम पे क्या है, लोग कैसे जाएंगे? आप झारखंड को छोड़ दीजिए, आप दूसरे राज्य के किसी भी शहर में जाइए, आपको हर जगह जाने के लिए बस मिल जाएगी, आपको सरकारी बस मिल जाएगी, जेन्युइन पैसे पे लोग चले जाते हैं, हर जगह जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, सब प्राइवेट के हाथ में डाल दिया गया। आप देखें अभी कोरोना पीरियड में एक रेट चार्ट छपा था, स्टेशन से कांटा टोली 100 रुपये, स्टेशन से रातू रोड 150 रुपया। ये बताइए कि ऑटो पे कौन बैठेगा? मध्यम वर्गीय परिवार को। और उसके परिवार के पास जिसके पास रोजगार नहीं है, नौकरी चली गई है, बेरोजगार होकर लौट रहा है, उस 100 रुपया कहाँ से देगा? क्या व्यवस्था दिया? कोई व्यवस्था नहीं थी। सोचना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि पहले की तो जो सरकार थी वो थी, तो चली गई, उसको क्या बोलेंगे, हेमंत सोरेन की सरकार आई है, और इनसे हम लोग उम्मीद करेंगे कि कम से कम जो जन सुविधाएं हैं, जिन जन सुविधाओं के नाम पे जो लूट खसोट पहले होती रही है, उन जन सुविधाओं पे ज़्यादा ध्यान दें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दें, नगर निगम पे ध्यान दें, इसके बाद पानी पे ध्यान दें, बिजली पे ध्यान, सप्लाई पे ध्यान दें, तो लोगों की कुछ दशा सुधर सकती। सब कुछ है यहाँ पर, एक सख्ती की ज़रूरत है। सख्त हो जाएंगे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सख्त नहीं होंगे तो इसमें भी वही हश्र होगा जो पीछे होता रहा था। आपको याद होगा इमरजेंसी में हम लोग छोटे थे उस समय, लेकिन ट्रेनें समय से पहले पहुंचती थी। सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति 100% होती थी। 10 बजे अगर जाना है तो 10 बजे वो लोग सरकारी मतलब कार्यालयों में पहुंच जाते थे, क्योंकि उस समय एक डर था, अनुशासन था और डर था। वही अनुशासन डर की जरूरत फिलहाल है, क्योंकि ऐसे ही लोग बिगड़ गए हैं, अनुशासनहीन हो गए हैं कि इनको न पता नहीं, इनको अपने समय से सिर्फ तनख्वाह चाहिए, काम नहीं चाहिए। दीते हवे करते हवे ना, एक कहावत होती है, आप सिर्फ दीजिए हम करेंगे कुछ नहीं। तो कर्मचारी मतलब आदमी को तो छोड़ दीजिए, ठेकेदार भी यही कर रहा है, भुगतान आप दे दीजिए, काम हम देखेंगे ना। सर, रांची नगर निगम का एक किस्सा है। बड़ी धूमधाम से एक मशीन आई थी, झाड़ू वाली मशीन, जिसके लिए बहुत खर्च किया गया था। वो मशीन रांची नगर निगम के डंपिंग यार्ड में सड़ गई, उससे सफाई नहीं हुई। बाद में फिर एक कंपनी से रांची नगर निगम ने मशीन से झाड़ू कराने का करार किया, और इक्का दुक्का बार वो दिखी भी है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं। जो काम मजदूर अधिक कुशलता से कर सकते हैं, उसके लिए मशीन, जिससे न रोजगार मिलता है न उससे कोई फ़ायदा होता है, ये क्यों आखिर? 2 चीज़ हम बता रहे हैं आपको। ये जो आधुनिक जब मशीनीकरण की जो बात करते हैं, तो जो प्लांट सिटी है, जो प्लांट सिटी जिसको कहते हैं जी, वहाँ ये उपकरण काम करते हैं। जो प्लांट सिटी नहीं है, रांची प्लांट सिटी नहीं है, माने जुगाड़ करके सड़क चौड़ी करना, पतली करना, ये सब हुआ। वहाँ पर इस तरह की चीज़ चलेगी ही नहीं। वो तो मशीन इसलिए खरीदी गई थी, उसको कमीशन लेना था, और अभी करार भी बढ़ा दिया कमीशन गया। फिर जो भाड़े पे आया उसमें कमीशन है, पर डे के हिसाब से कमीशन है। आप चले जाइए, माने यहाँ संसाधनों की क्या दुरुपयोगिता है यहाँ पे। आप एक बार चले जाइए नगावा खटाल, किस तरह की चीज़ें वहाँ डंप है, कैसे सड़ रही हैं। एक तो बकरी बाजार में टॉल लगा हुआ था, ट्रैक्टर से लेकर तमाम चीज़ों का।
थोड़ी खराब हुई नहीं, बनेगा नहीं, फेंक दो उसको, दूसरा आ जाएगा, खरीद लिया जाएगा, क्योंकि खरीदेंगे तो उसमें कुछ मिलेगा। तो ये जो धंधा है, हम यही आपको बताया ना कि जब तक ऐसे जगहों माने ऐसे विभागों में सेवा भावना नहीं जगेगी, उस सोच के लोग या अधिकारी नहीं आएंगे, तब तक यही होगा। सामान खरीदने के नाम पे कमीशन, भाड़ा पे सामान लेने के नाम पे कमीशन, और मतलब आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों को रखने के नाम पे कमीशन, ये भी होता है। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर बात करिए तो बहुत लंबी लंबी बातें होंगी वहाँ पे, जवाबदेही कुछ भी नहीं है। कहने के लिए तो है, हम यही कह रहे हैं ना कि इसमें आपको देखिएगा ना कि जो हम लोग खूब पढ़ते थे कि आज ये जो है रांची नगर निगम को ये स्थान मिल गया पूरे देश में, चास नगर पालिका को ये स्थान मिल गया, धनबाद नगर निगम को ये स्थान मिल गया। और अब जो स्थिति जो सामने आ रही है, क्या होगा जिस नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पे पैसे का खेल हो रहा हो, वहाँ क्या विकास होगा, समझ सकते हैं। इसमें नगर पालिका वहाँ से सर्टिफिकेट लेने जो जाता है कितना बेबस होता है, कितना असहाय में जाता है, उससे आप ले रहे हैं, भावनाओं का शोषण कर रहे हैं उससे आप। ये तो सुन के मन जो है खिन्न हो जाता है एकदम। और ये इसीलिए हो रहा है कि घपले घोटाले तो उजागर होते हैं, कोई जेल नहीं जाता है। अगर एक बार जेल जाने की व्यवस्था हो जाए, जवाबदेही तय हो जाए, तो लोग डरेंगे कम से कम सेवा के नाम पे, तभी सुधार हो सकता है। सर ये जो सारी समस्याएं हैं, इनका एक रूट कॉज है, वो है कि अकाउंटेबल गवर्नेंस नहीं है। कोई भी सरकार 2000 से झारखंड अस्तित्व में आया, अकाउंटेबल गवर्नेंस जो जवाबदेह होना चाहिए जनता के प्रति, सरकार के प्रति होना चाहिए, वो दिखता नहीं है। क्या हेमंत सरकार में बदलाव की आस दिखती है आपको? देखिए जो हमें जो लगता है कि तुरंत तो ये संभव नहीं दिखता है। ये जो जाल है ना, जाल क्या मकड़ जाल है, इतना आसान नहीं है। राज्य को कौन चलाता है? सरकार चलाती है। सरकार में कौन है? नौकरशाह है, राजनीतिक नौकरशाह है। नेता तो देखिए, नेताओं की कौन परवाह करता है? एक ही दो लोग हैं जिनकी नेता भी कैसे हैं आपको पता है। तो ये जो 15 साल 20 साल से एक पूरा नेक्सस बना हुआ है, उस नेक्सस को अचानक हेमंत सोरेन कैसे तोड़ देंगे? अभी तो जैसे ये सरकार बनी, कुछ सोचती इसके पहले उसको दूसरे मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है। बस भोजन पहुंचाने पर लड़ना पड़ रहा है, अनाज देने में लड़ना पड़ रहा है, पानी देने पे लड़ना पड़ रहा है, दवा देने पे, बेसिक बुनियादी चीज़ें जो हैं अभी कोरोना के समय में, उससे ये सरकार लड़ रही है। लोग आएंगे कैसे, लोग खाएंगे क्या? तो अब तो बाद में विकास की बात होगी। ये अभी बहुत लंबा, ये तुरंत कुछ होने वाला नहीं है। ये जो कोरोना की जो मार है, 1-2 साल इसमें लगेगा, जिस तरह से पीछे चला गया है। अभी तो लगता है, उम्मीद है कि ठीक है स्थिति सामान्य हो जाएगी तो रोजगार चल जाएगा। लेकिन देखिए बता देते हैं, मनरेगा के काम से लोगों का पेट नहीं पलने वाला। मनरेगा में क्या दीजिएगा, केंद्र सरकार ने क्या दिया है? 200 रुपये जी। 200 रुपये एक आदमी 8 घंटे काम करेगा, उसके ऊपर उसके परिवार में 8 से 10 लोग डिपेंड मतलब आश्रित हैं। अगर जिसके 3-4 बच्चे हों, पत्नी हो, माँ और बाप बूढ़े हों, वो अगर मनरेगा में चला भी गया, 200 रुपये आपने दे भी दिया, तो 200 रुपये से क्या करेगा? क्या खिलाएगा उसको? क्या पढ़ाएगा उसको? क्या उसका इलाज कराएगा? तो काम चाहिए उसको। मतलब उसको आज एक आदमी को परिवार को खींचने के लिए गाड़ी को, और मान लीजिए 5 से 6 आदमी का परिवार है, निम्न वर्गीय भी परिवार है, तो उसको 15,000 रुपये चाहिए। अगर 2 बच्चों को पढ़ा रहा है तो तभी वो कुछ कर पाएगा। नहीं तो आपको कम से कम 12,000 रुपये चाहिए। आपको मिल क्या रहा है मनरेगा में? रोज़ काम दीजिएगा तो 6,000 रुपये मिलेगा।
यही नहीं मिलेगा। 30 दिन अगर काम देंगे आप 200 के हिसाब से तो 6,000 रुपये होता है। तो अभी तो जो भयावह स्थिति है उद्योग धंधों में, कितने लोग बेरोजगार होंगे, तो इससे इनको अभी उभरना होगी। मकर जाल को बहुत उधर बहुत कम इनका ध्यान, हालांकि काम शुरुआत इन्होंने की है, कुछ मामलों में किया है। आज ही जैसे हम लोगों ने पढ़ रहा था कि मंत्रिमंडल निगरानी समिति से मंत्रिमंडल निगरानी से इन्होंने पूछा है कि पिछले दिनों कितने लोगों के खिलाफ जो है अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई थी, नहीं दी गई और क्यों नहीं दी गई। इसका मतलब ये करना चाह रहे हैं, 3-4 चीज़ों में हाथ डाला है इन्होंने, लेकिन एक जगह होगा तब ना। अगर शरीर के किसी अंग में एक जगह कहीं घाव हो तो आप इलाज कर सकते हैं, शरीरी घाव पे टीका हो तो आप क्या इलाज कर सकते हैं। एक विभाग है तो ठीक कर सकते हैं, पूरा का पूरा 26 से 27 विभाग ही अगर उस तरह से अखंड डूबा। रोज तो आप देख रहे हैं, कोई दिन ऐसा जा रहा है एग्जीक्यूटिव मैनेजर इंजीनियर 5,000 रुपया घूस देते पकड़ा गया, वो इंजीनियर 5,000 लेते पकड़ा गया, वो थानेदार 5,000 लेते पकड़ा गया, वो मतलब पंचायत सेवक ये घूस लेते पकड़ा गया। तो ये तो जैसे कोरोना में लोग नहीं कहते थे कि ये खतरनाक संकेत है कम्युनिटी ट्रांसफर वाला, ये तो फैलते जा रहा है, पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन इसमें यही है कि जो नियंत्रण कर सकते हैं, भाई अगर किसी विभाग का एक इंजीनियर अगर घूस ले रहा है तो उसके ऊपर के अधिकारी पे भी तो कुछ जवाबदेही होनी चाहिए। अधिकारी टाइट हो जाएगा तो कर्मचारी तुरंत टाइट हो जाएगा, उसके नीचे के लोग तुरंत टाइट हो जाएगा। और वो अगर टाइट नहीं होगा तो लाख छापा पकड़ते रहिए, भेजते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। तो ये मतलब आपने बिल्कुल सही बात कही कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। जवाबदेही नहीं है। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये कोरोना नहीं आया होता तो हो सकता था कि जो हेमंत सोरेन का बदला हुआ जो स्वरूप हम लोग देख रहे थे, जो तो कुछ उम्मीद बनी थी हम लोग ये करते, लेकिन अभी तो दूसरे मोर्चे पे ही वो लगे हुए, मतलब उलझे हुए हैं। तो फिर इधर कैसे कब ध्यान जाएगा तो बात की बात है। तब तक कितनी परेशानी बढ़ेगी आप देख ही रहे हैं। झारखंड जिन उम्मीदों और आकांक्षाओं के लिए बना था, उसमें एक प्रमुख मसला था कि जनता को वे तमाम सुख और सुविधाएं मिले जिनके लिए वह सरकार गठित करती है। दुर्भाग्यवश बीते 20 वर्षों में जो सरकारें बनी वे अकाउंटेबल गवर्नेंस का जनता का ख्वाब साकार नहीं कर सकी। हेमंत सरकार से जनता को अकाउंटेबल गवर्नेंस की उम्मीद है। बीते 20 वर्षों में राज्य में योजनाओं में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, उससे कहीं ना कहीं राज्य का हर एक व्यक्ति प्रभावित हुआ। अब हेमंत सरकार सत्ता में है, उम्मीद की जानी चाहिए कि वह जिस तरीके से समाज के हर एक आदमी की सुध ले रही है, इस भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाएगी और अकाउंटेबल गवर्नेंस का सपना साकार करेगी। हरिनारायण सिंह सर ने काफ़ी विस्तार से उन तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला जिनके कारण भ्रष्टाचार का रोग बढ़ता चला जा रहा है और अकाउंटेबल गवर्नेंस का सपना ध्वस्त हो रहा है। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।